आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए आज यह मैथमेटिक्स का पहला क्लास होने वाला है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे किए जाते हैं। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले आप लोगों ने इसके ठीक पहले वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जब हम 0 के बराबर लिखते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेता है। हिंदी वाले बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद को ही जब 0 के बराबर लिखते हैं तो यह एक समीकरण बन जाता है, जिन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूप हम लोगों ने देखा था ax² प्लस bx प्लस c हुआ करता था। तो जब हम इसी चीज़ को यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जब हम 0 के बराबर लिखते हैं यानी कि 0 के साथ बराबर करके दर्शाते हैं तो यह एक समीकरण बनता है। यानी कि when we equated the quadratic polynomial with 0, we found an equation is said to be quadratic equation. That is, हम दिखा सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही बात हमने लिखा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ जब हम बराबर करके लिखते हैं तो उसके फलस्वरूप जो समीकरण हमें मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। और यही द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मानक समीकरण द्विघात समीकरण का यह मानक रूप है। कि कौन सा रूप है? मानक रूप है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो द्विघात समीकरण में ए बी सी क्या है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है या द्विघात गुणक जिसको कह सकते हैं। तो यहीं से मैं आगे लिख देता हूँ। ए जो है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, जिसको हम कह सकते हैं x² का कोफिशिएंट। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² कहो या क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट कहो। यहीं से b की अगर बात करी जाए तो b को हम लोग कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट या फिर x का कोफिशिएंट। दिख रहा है x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो कह सकते हैं कि b x का कोफिशिएंट है, या फिर कह सकते हैं कि b एक रेखीय गुणांक है या लीनियर कोफिशिएंट है। अब c की बात करें, c एक कांस्टेंट टर्म है
कांस्टेंट टर्म, जिसको हिंदी में कह सकते हैं अचर पद। तो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ x को हमने वेरिएबल बनाया, यानी कि x पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर वेरिएबल है। अब थोड़ी सी इनके स्पेशलिटी पर हम डिस्कस करने जाएंगे। दूसरी स्पेशलिटी इनकी ये हो जाएगी कि ए बी सी सारे रियल नंबर्स होंगे। तो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट लेकिन एक डज नॉट इक्वल टू 0 या ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एक हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा? आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा? तो प्यारे साथियों, अगर ए 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसी जगह पर ये पूरा टर्म अगर 0 हो जाता है तो हमारे पास बचेगा bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार का बनेगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि bx प्लस सी हम लोग जानते हैं यह लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होने का मतलब है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के वजह से हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। बाकी b और c का वैल्यू 0 भी हो जाए तो इससे हम लोगों को खासा दिक्कत नहीं होने वाला है, तब पर भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक, अगर a और b का वैल्यू b और c का वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी कि इनकी वैल्यू 0 हो जाए और c की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम लोग को दिखने को मिलेगा केवल ax स्क्वायर। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तौर पर लिखेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भांति लिखेंगे या मैचिंग लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये मैचिंग लिखा। ये कब हो सकता है? जब b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू 0 हो गया, तो हम केवल एक टर्म को ax स्क्वायर को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तर्ज पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब और हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या याद रखना चाहिए आप लोगों को। इन तीनों बात के अलावे आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, दैट इज़ जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इस पर जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो यह हमको कौन सा शेप देगा? इट विल बी ए पैराबोलिक शेप, ए पैराबोला का शेप ले लेगा। ठीक, पैराबोला का शेप इस प्रकार से होता है। तो यह पैराबोला डिपेंड करता है किन बातों पर, इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। पैराबोला किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको मिटा लेता हूँ। तो हमने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनेगा।
पहले लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए को हमने क्या कहा दिया था, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। इस ए के वजह से ग्राफ में पैराबोला का शेप क्या होने वाला है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर हम कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 0, दोनों बात एक ही है। अगर इस तरह का कंडीशन हमें देखने को मिले तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ग्राफ में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर एक ग्राफ मैं बना लूँ, तो ये पैराबोला किधर खुलेगा, इस प्रकार से कहीं ऊपर की तरफ खुलेगा। ये पहला कंडीशन हो सकता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, यानी कि नेगेटिव मतलब 0 से छोटा हो, ये पहला कंडीशन हो गया था। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं ए इज लेस देन 0, तो इस पर्टिकुलर केस में जो पैराबोला बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नीचे की तरफ खुलेगी। अगर इसको ग्राफ में मान लूँ तो इस प्रकार से कहीं खुल सकता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओपनिंग अपवर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं ओपनिंग ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किस पर डिपेंड करता है, महज ए के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का। महज ए और बी, ए के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से इस पैराबोला का शेप क्या हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। पॉजिटिव के केस में ऊपर की तरफ खुलेगा, नेगेटिव के केस में ये नीचे की तरफ खुलेगी, नीचे की तरफ खुलेगी। तीसरी बात आप लोगों को याद रखना है कि मोड ऑफ ए या तो ए पॉजिटिव हो तब पर भी उसका वैल्यू ए ही होगा, या तो ए नेगेटिव हो तब पर भी उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इसको पढ़ते हैं मोड ऑफ ए। इस तरह से दो डंडे के बीच में लिखते हैं ए को, तो लिखते हैं कि मोड ऑफ ए। ए क्या है, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट का मोड हम लिखते हैं। अगर इसकी वैल्यू जितना बड़ा होगा, मोड ऑफ ए का वैल्यू जितना बड़ा होगा, पैराबोला उतना ही नैरो होगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये पैराबोला का शेप नैरो होगा। क्या होगा बेटा, नैरो होगा। और अगर इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, जितना कम होते जाएगी पैराबोला का शेप, ग्राफ में पैराबोला का शेप उतना वाइडर होते जाएगा, मतलब चौड़ी मुंह वाली बनते जाएगी। ये दो चीज़ याद रखना। ऐसे याद रखना इसको। वैसे भी क्लास 10 के बच्चों को MCQ आप लोगों को पूछ दिया जाता है यहाँ से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख लेना। अब हम A के बाद B के तरफ जाते हैं। A के बाद B के तरफ जाते हैं तो B जो है इस पैराबोला का वर्टेक्स के बारे में बताता है कि ये पैराबोला का वर्टेक्स किस साइड शिफ्ट होगा, आइदर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। मतलब थोड़ी देर के लिए सारी बातों को भूल करके इस ग्राफ पर नज़र रखो। इस ग्राफ पर आप लोग सारे नज़र रखेंगे। B का वैल्यू क्या बताएगा, B का वैल्यू बताएगा कि पैराबोला इधर शिफ्ट होकर के बनेगा या फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के बनेगा। ये बात कौन बताएगी, कौन बताएगा भैया, ये B का काम है। B विल एक्सप्रेस द शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक, आइदर लेफ्ट और राइट। दूसरी बात, यहाँ पर से अगर लेफ्ट साइड है,
चाहे राइट हैंड साइड है। तो इस पैराबोला से हम लोगों को इसका एक मिड पॉइंट, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन लिख दें इधर से डॉट 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 डॉट, और इस पैराबोला को, ब्लू वाला पैराबोला को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितना बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है अबाउट द वाई एक्सिस। ये वाला क्या है? वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश लिख देता हूँ। तो वाई वाई डैश के अबाउट अगर किसी पैराबोला को सिमेट्रिकली एक इमेजिनरी एक्सिस क्या करता है? बांटने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। ये इमेजिनरी होती है, तो ये इमेजिनरी होती है और उसमें पैराबोला पर एक पॉइंट बनाएगा जो सबसे नीचे होगा। इस पैराबोला के सबसे नीचे एक पॉइंट होगा, इसी को हम लोग पैराबोला का बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहाँ बनेगा? सबसे नीचे। अच्छा, कहोगे कि क्या ये पैराबोला ऐसे भी तो हो सकती थी? सेम पैराबोला कुछ ऐसे भी तो हो सकता था, इस तरह से भी तो हो सकता था। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो डॉटेड लाइन से आप लोग दिखा सकते हो। तो इधर की चौड़ाई पैराबोला की और इधर की चौड़ाई पैराबोला की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करेगा? इक्वल विड्थ के इसमें क्या कर देता है? सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। तो इस लाइन पर कहीं पर दिखेगा पैराबोला का ये पॉइंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। हिंदी वाले बच्चे इसको शीर्ष के नाम से जानते हैं, शीर्ष के नाम से जानते हैं। और पैराबोला को परवलय कहते हैं। पैराबोला को क्या कहते हैं? परवलय। याद रखने वाली बात है, परवलय। तो बी जो है ना, क्या बताया? एक तो शिफ्टिंग बताया। बी क्या बताता है? शिफ्टिंग बताता है कि ये ग्राफ में किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड होगा, इस तरह का शिफ्टिंग बताता है। यानी कि शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला कौन बताता है? बी। लीनियर कोफिशिएंट बताता है शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, इधर लेफ्ट और राइट, जिधर भी होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर बी का वैल्यू 0 हो जाए तो इस केस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट विल बी हैपन इफ वैल्यू ऑफ लीनियर कोफिशिएंट बी 0 या फिर लीनियर कोफिशिएंट बी 0? हाँ, अगर इस तरह का होगा ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कैसे सिमेट्रिक होगा? यहाँ पर इस फिगर से समझ लो, बहुत सारा फिगर हो गया, मैं ठीक इस फिगर से समझ लो। ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। तो बी जब 0 होगा तो पैराबोला या तो इधर से खुलेगा इस तरह से, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो गया है? सिमेट्रिक हो गया है। तो लिख ले, तो यहीं पर लिख लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। 2 बातें समझ में आ गई। हाँ, इसके अलावे मैं इस वर्टेक्स की बात करता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इधर वाला को मिटा लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, इसको एक्स एक्स डैश मान दिया है, इसको वाई वाई डैश मान लिया, बीच वाला पॉइंट को हमने 0 कह दिया। तो हमने ए के बारे में पता चलाया। ए के बारे में क्या पता करा कि ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ ओपनिंग, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ ओपनिंग, मोड ऑफ ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सकरा होगा, और ए
मोड ऑफ ए का वैल्यू अगर कम होता है तो वाइडर खुलेगी, पैराबोला का ओपनिंग वाइडर होगा। ये चीज़ हमने देखा, बी में देखा। बी किस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है? बी दिखाता है कि पैराबोला किधर शिफ्ट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा कि राइट साइड शिफ्ट होगा, इतना केवल याद रखना। और अगर बी 0 होता है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है। अब हम लोग बात करेंगे सी पर। सी जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है? सी इज ए कांस्टेंट टर्म। पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से ये क्या है? एक अचर पद है। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। मतलब अचर मतलब कहीं जा नहीं सकता है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो कांस्टेंट टर्म है। सी इज ए कांस्टेंट टर्म, लिख जाओ कांस्टेंट टर्म। सी इज कांस्टेंट टर्म। और यही सी बताता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों ने बार बार सुना कि पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। बिल्कुल, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कोरेस्पॉन्डिंग जो फिगर बनेगी वो एक पैराबोला बनेगा। तो ठीक उसी पैराबोला की बात करते हैं। उस पर ये सी क्या काम कर सकता है, सी का क्या प्रभाव रहता है? तो भाई साहब, सी का प्रभाव रहता है कि ये वाई एक्सिस पर वाई इंटरसेप्ट को बताता है। वाई इंटरसेप्ट को बताता है। इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस का अंतःखंड, वाई अंतःखंड को बताएगा। वाई अंतःखंड कहने का मतलब कि अगर इस तरह से एक पैराबोला है तो 0C पर एक पॉइंट होगा जो इस पैराबोला के वाई एक्सिस पर कटेगी। मान लेता हूं अगर ये एक पैराबोला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम हम ए ले लेते हैं। ए क्या है? वाई एक्सिस को काटा है, दैट्स वाई हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पर भी किस बिंदु पर काटा है? ना तो 0C पर काटा है। 0 यानी कि x का वैल्यू है, C दैट इज y का वैल्यू है। यानी कि इस A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A दैट विल बी 0 एंड C। 0 एंड C। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर C क्या है? 5 है। तो इस केस में y का जब इंटरसेप्ट हमें पता करना होता तो हम लोग लिखते 0, 5। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 0, 5 होता, यानी कि ग्राफ y एक्सिस को इस पॉइंट पर काटते हुए बनती है। चलो, C का रोल इतना ही है। C का रोल ये बताएगा y को किस जगह पर इंटरसेप्ट करता है। दूसरी बात, एक बात ये हो गया, इसके अलावा इसको भी मिटा लेता हूं। C का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है बेटा, C का वैल्यू 0 भी हो सकता है प्यारे बच्चों। C का वैल्यू 0 हो सकता है, मैंने बताया। इससे पहले मैंने बताया B का भी वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? ग्राफ में हमने बताया A का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर A का वैल्यू हो गया 0 तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्लेम दैट दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट इज 0। हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो C 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? C 0 होगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, या फिर कह दो कि सॉल्यूशंस होंगे, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट इधर आगे लिख देता हूं, एटलीस्ट वन रूट या वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट कम से कम एक रूट या एक सॉल्यूशन विल बी 0। एटलीस्ट वन रूट या वन सॉल्यूशन, रूट्स बोलो चाहे सॉल्यूशंस बोलो, 0 होगा। तो आज के क्लास में कुछ इतना ही करेंगे। चलो थोड़ा सा फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज द
स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a is the quadratic coefficient, b is the coefficient of x या फिर लीनियर कोफिशिएंट, c is the constant term। ये कब मिला है हमको? जब हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर लिखा, उसके फलस्वरूप जो समीकरण बना है, उसके फलस्वरूप जो इक्वेशंस बना है, उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 कभी नहीं होगा, याद रखो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, इसी से याद रख लो। a कभी 0 नहीं हो सकता है। a अगर 0 होगा तो उसका मतलब है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में परिणत हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फिर हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। a जब पॉजिटिव होगा तो हमने देखा कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक या परवलय टाइप का बनता है। a अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगी, a अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। हाँ, और मोड ऑफ a पर डिपेंड करता है कि पैराबोला कितना चौड़ा होगा और कितना सकरा होगा। मोड ऑफ a अगर कम है तो चौड़ा होगा, मोड ऑफ a अगर ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा वैल्यू देता है तो उस जगह पर पैराबोला नैरो होगा। b का वैल्यू ये बताता है कि पैराबोला किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड। यहाँ पर इस एक्सिस में देखेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग बताता है। b अगर 0 हो जाता है तो उस केस में y एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक हो जाता है। ये बात हमने सीखा। और इसके सबसे निचला बिंदु को हमने वहाँ पर बता दिया शीर्ष होता है। ये निचला बिंदु जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट होगा। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं? अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -b/2a लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट का अगर मान निकालने के लिए बोलेगा तो -D/4a। कैपिटल D क्या है ये नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा, ठीक ना। b के बारे में पता चल गया। c की बात करी जाए तो c एक क्या है? कांस्टेंट टर्म है जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0c पर करता है। यहाँ पर हमने दिखा दिया है 0c पर इंटरसेप्ट किया है। c का वैल्यू जब 0 होता है तो एटलीस्ट इसका जो सोल्यूशन होगा वो कम से कम एक सोल्यूशन 0 होना ही होना है, ये बात हमने कहा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इतना याद रखना कि अगर इस ग्राफ के हिसाब से बात करी जाए, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 पॉइंट मिला है। एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ 2 जगह पर काटती है, तो यही इसको कह सकते हैं, इन दोनों को कह सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट या एक्स के अंतःखंड। एक्स को खंड करता है बीच में, अंतःखंड। तो यही दोनों का जो वैल्यू होगा इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो यहाँ पर एक रूट्स होगा, यहाँ पर एक रूट होगा, यहाँ पर एक सोल्यूशन होगा, यहाँ पर सोल्यूशन होगा। अगर यहाँ का सोल्यूशन अल्फा हम मान लेंगे तो इस सोल्यूशन को हम बीटा कह सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अल्फा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। इस पूरा लाइन में y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखते तो x0 लिख सकते थे। b दैट इज़ बीटा की अगर बात करेंगे तो इनको भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते तो क्या लिख सकते थे? बीटा देन 0, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया जैसे कि y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग जहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया है, पहचानने के लिए पूछा गया है कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा किताब देख लेता हूँ। आप लोगों का एक NCERT की किताब पड़ी है मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 पेज नंबर 41 पर आप देखेंगे, नीचे पर लिखता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में
पहला के अंदर छोटे छोटे 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन 8 क्वेश्चंस में ये बातें बताई गई है या पूछी गई है, बातें पूछी गई है कि कौन कौन से इन 8 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम लोग मिला के देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं कि नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन को मैं उठा के लिखता हूँ, एक क्वेश्चन को उठा के लिखता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन का कोई भी एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 फिर x प्लस 3। इसको हमको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ऐसे तो देख करके हम पता नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर हमारा यह इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह से दिखता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भैया, चलते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो x और x का मल्टीप्लिकेशन x² प्लस x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इधर को भी मल्टीप्लाई कर दो, x² हो गया प्लस 3x हो गया, माइनस x हो गया, माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये x और x इन दोनों को काट दें तो हमारे पास क्या बचा? इधर से माइनस x प्लस माइनस 2 बचा। इधर हम देख सकते हैं 2x माइनस 3 इस तरह से बचा। अगर दोनों को एक साइड लेके चला जाता हूँ, 2x की तरफ लेके चला जाता हूँ तो 2x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर हमारे पास बचा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को अब कीजिएगा, कॉल आ गया था किसी का। तो इस इक्वेशन में सॉल्व करने के पश्चात हमको ये चीज़ें मिली। तो इस तरह से मिला तो इसमें हमने कहीं पर भी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं उससे नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला चीज़ हम लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ax² प्लस bx प्लस c विच इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है। सो 3x माइनस 1 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इसी तरह से आप लोग सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।